दिल्ली की एक सर्द शाम। ठंडी हवा के झोंके और धुंधली रोशनी ने शहर को एक रहस्यमयी आभा दी थी। आदित्य और उसके दोस्त समीर और रिया एक ठंडी छत पर बैठे थे। उनके चारों ओर की ठंडक ने उन्हें और करीब ला दिया था। गर्मा गर्म चाय के साथ उनकी बातचीत का विषय था एक पुरानी हवेली जो उनके गांव के पास जंगलों में स्थित थी। हवेली की कहानियां उनके बचपन का हिस्सा थीं। ये कोई साधारण हवेली नहीं थी। ये हवेली रहस्यों और डरावनी कहानियों से भरी हुई थी। कहानियों और किंवदंतियों में डूबी यह हवेली अपने अंदर एक काला कमरा समेटे हुए थी। यह कमरा हमेशा बंद रहता था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस कमरे में एक आईना है जो लोगों को अपने अंदर कैद कर लेता है। यह आईना किसी जादू से कम नहीं था। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि उस हवेली में आज भी उस जमींदार की आत्मा भटकती है, समीर ने धीमे स्वर में कहा, जो उस आईने में कैद हो गया था। रिया ने एक ठंडी सांस ली। तुम ये सब बकवास क्यों करते हो? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, रिया ने दोहराया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता झलक रही थी। लेकिन आदित्य जानता था कि समीर की बातों में दम था। उसने अपने दादाजी से कहानियां सुनी थी जो इस हवेली के बारे में थी। उसने अपने दादाजी से कहानियां सुनी थी। उन कहानियों में उस हवेली का जिक्र था। दादाजी ने बताया था कि कैसे लोग उस हवेली से डरते थे। उन कहानियों में उस हवेली का जिक्र था। हवेली के बारे में कई रहस्यमयी बातें कही जाती थीं। उस आईने का जिक्र था। दादाजी ने बताया था कि कैसे लोग उस आईने से डरते थे और उसे छूने से भी कतराते थे। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। हवेली और आईने की कहानियां उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई उस हवेली में कुछ गड्ढ-बड है? क्या वाकई उस काले कमरे में कोई आत्मा कैद है? क्या वाकई उस काले कमरे में कोई आत्मा कैद है? आदित्य ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने गांव जाने का फैसला किया। आदित्य के दादाजी गांव में ही रहते थे, इसलिए उनके पास रहने की जगह की कोई समस्या नहीं थी। गांव पहुंचने पर आदित्य ने अपने दादाजी से हवेली के बारे में पूछा। दादाजी ने पहले तो कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन आदित्य के बार बार पूछने पर उन्होंने हवेली की कहानी बताई। वो हवेली शापित है, दादाजी ने गहरी आवाज में कहा। वहां जाने की हिम्मत मत करना। लेकिन आदित्य के लिए तो यह एक चुनौती थी। उसे यकीन था कि इस हवेली के पीछे कोई रहस्य जरूर छुपा है। उस रात जब दादाजी सो रहे थे, तब आदित्य, समीर और रिया चुपके से हवेली की ओर निकल पड़े थे। हवेली गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसके पास जाने से कतराते थे। कहते हैं कि इस हवेली में कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। रात का समय था। चांदनी रात में हवेली और भी भयानक लग रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे जंगल ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। हवा भी रुकी हुई थी। पेड़ पौधे भी मानो किसी अनजाने डर से सहमे हुए थे। इस सन्नाटे में केवल कुछ जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी घबराहट उनके अंदर घर करने लगी। हवेली के गेट पर जंग लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। रिया ने धीमे स्वर में कहा, हमें वापस चलना चाहिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आदित्य अपनी जिद पर अड्ढा हुआ था। उसने गेट को धीरे से खोला और अंदर चला गया। समीर और रिया भी उसके पीछे पीछे चल दिए। हवेली अंदर से और भी ज्यादा डरावनी थी। चारों ओर धूल ही धूल थी। कोबवे लगे हुए थे। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें से कुछ तस्वीरों के चेहरे खराब हो चुके थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें भी उनकी उपस्थिति को महसूस कर रही हों। हर कदम के साथ उनकी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। हवेली के अंदर की खामोशी और भी गहरी हो गई थी। हर कोने में अंधेरा था और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। अचानक एक दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। रिया ने घबराते हुए कहा, क्या तुमने भी वो आवाजें सुनी? आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद ये हवेली की पुरानी लकड़ियों की आवाज है। लेकिन रिया को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहा है। आदित्य ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद हमें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। समीर और रिया ने भी उसकी बात मान ली और वे आगे बढ़ने लगे। हवेली के अंदर का हर कोना एक नई कहानी बयां कर रहा था। दीवारों पर लगे चित्र, फर्श पर बिखरी धूल और कोनों में जमी मकड़ियों के जाले
सब कुछ एक भूतिया माहौल बना रहे थे। समीर ने कहा, यह जगह सच में बहुत डरावनी है, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन आदित्य ने उसे शांत करते हुए कहा, थोड़ा और रुकते हैं, शायद हमें कुछ और सुराग मिल जाए। हवेली के अंदर की खामोशी और भी गहरी हो गई थी। हर कोने में अंधेरा था और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। अचानक एक दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दीं। चारों ओर धूल ही धूल थी, कोबवे लगे हुए थे। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें से कुछ तस्वीरों के चेहरे खराब हो चुके थे। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें से कुछ तस्वीरों के चेहरे खराब हो चुके थे। हवेली की खामोशी और भी गहरी हो गई थी और हर कोने में अंधेरा था। हवेली के अंदर जाने पर उन्हें एक लंबा सा दालान दिखाई दिया। दालान के अंत में एक कमरा था। कमरे का दरवाजा काला था। वो रहा काला कमरा, समीर ने इशारा करते हुए कहा। रिया डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन आदित्य धीरे धीरे काले कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे समीर भी चल दिया। कमरे के अंदर अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी से कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। आईने पर भी धूल जमी हुई थी। ये रहा वो आईना, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। आदित्य धीरे धीरे आईने के पास गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आईने पर लगी धूल साफ की। जैसे ही उसने आईना साफ किया, आईने में एक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा आदित्य का था, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उनमें आग भर दी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो डरावनी और रहस्यमयी थी। लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। आदित्य ने अपने चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आदित्य पीछे हटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आईने से एक तेज रोशनी निकली और आदित्य को अपने अंदर खींच लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आईने से एक तेज रोशनी निकली और आदित्य को अपने अंदर खींच लिया। आदित्य! समीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भी उस रोशनी में खो गई। आईने से एक तेज रोशनी निकली और आदित्य को अपने अंदर खींच लिया। आदित्य! समीर चिल्लाया, लेकिन तब तक आदित्य आईने के अंदर गायब हो चुका था। समीर ने आईने को हाथ लगाया, लेकिन तब तक आदित्य आईने के अंदर गायब हो चुका था। समीर ने आईने को हाथ लगाया। आईना ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, जैसे किसी बर्फ की दीवार को छू लिया हो। समीर ने आईने को हाथ लगाया। आईना ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। उसे एहसास हुआ कि वो आईना नहीं बल्कि एक तरह का पोर्टल है। आईना ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। उसे एहसास हुआ कि वो आईना नहीं बल्कि एक तरह का पोर्टल है। डर के मारे समीर पीछे हटा और रिया को आवाज दी, रिया! आदित्य! आईना! उसे एहसास हुआ कि वो आईना नहीं बल्कि एक तरह का पोर्टल है। डर के मारे समीर पीछे हटा और रिया को आवाज दी, रिया! आदित्य! आईना! रिया भागती हुई कमरे में आई। डर के मारे समीर पीछे हटा और रिया को आवाज दी, रिया! आदित्य! आईना! रिया भागती हुई कमरे में आई। उसने देखा कि आईना अब सामान्य था, लेकिन आदित्य गायब था। रिया भागती हुई कमरे में आई। उसने देखा कि आईना अब सामान्य था, लेकिन आदित्य गायब था। आदित्य कहाँ है? रिया ने घबराई हुई आवाज में पूछा। समीर हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि आईना अब सामान्य था, लेकिन आदित्य गायब था। आदित्य कहाँ है? रिया ने घबराई हुई आवाज में पूछा। समीर हक्का बक्का रह गया। वो नहीं जानता था कि क्या जवाब दे। आदित्य कहाँ है? रिया ने घबराई हुई आवाज में पूछा। समीर हक्का बक्का रह गया। वो नहीं जानता था कि क्या जवाब दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो नहीं जानता था कि क्या जवाब दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। सब कुछ एक पल में बदल गया था। आईना, आदित्य और वो रहस्यमयी रोशनी, सब कुछ एक पहेली बन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। सब कुछ एक पल में बदल गया था। आईना, आदित्य और वो रहस्यमयी रोशनी, सब कुछ एक पहेली बन गया था। समीर और रिया के लिए अब ये एक नया सफर था, एक ऐसे सफर की शुरुआत जिसमें उन्हें आईने के उस पार के सच का सामना करना था। तभी उन्हें काले कमरे से एक आवाज सुनाई दी, एक खौफनाक चीख। यह चीख आदित्य की थी। समीर और रिया एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे काले कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर अब और भी ज्यादा अंधेरा था। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य, तुम ठीक तो हो? समीर ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक खौफनाक खामोशी। अचानक उन्हें अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। परछाइयां, दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाइयां उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हों। हमें यहां से चलना चाहिए, रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। समीर ने भी यह महसूस किया कि यहाँ कुछ गड्ढबड्डा है। वो रिया का हाथ पकड़कर भागने लगा। वे भागते हुए हवेली से बाहर निकले और जंगल की ओर भागे। उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे भागते रहे जब तक कि वो गांव नहीं पहुंच गए। गांव पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वे सांस फूलते हुए आदित्य के दादाजी के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया। दादाजी ने सब कुछ ध्यान से सुना। मुझे पहले ही पता था कि ऐसा होगा, दादाजी ने गहरी आवाज में कहा। वो हवेली शापित है। उस आईने में न जाने कितनी आत्माएं कैद हैं। लेकिन आदित्य का क्या होगा? रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, दादाजी ने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ठीक होगा। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। समीर और रिया वापस दिल्ली आ गए, लेकिन उनके जहन में बस एक ही सवाल था, क्या आदित्य कभी वापस आएगा? उन्होंने कई बार गांव जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें कोई ना कोई बाधा आ जाती, जैसे कि कोई उन्हें हवेली में नहीं जाने देना चाहता हो। आज भी जब भी समीर और रिया कोई पुरानी हवेली देखते हैं तो उन्हें आदित्य की याद आ जाती है और उनके जहन में वही सवाल घूमने लगता है, क्या आदित्य कभी वापस आएगा? एक रात समीर अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे अपना नाम किसी के द्वारा पुकारे जाने की आवाज आई। उसने घबराकर आंखें खोलीं। आदित्य, उसने धीरे से कहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खिड़की से आती हुई ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी और वो उसकी खिड़की के पास से आ रही थी। धीरे से उसने अपना सर घुमाया और खिड़की की तरफ देखा। उसकी सांसें थम गईं। क्या आपको भी वो आवाज सुनाई दी?